अच्छा, आंसर आ गया था इसका, चेक करना जरा। ठीक है ठीक है, ले आओ, है ना, कोई बात। दिव्येश, आवाज आ रही है? तुम्हारी आवाज नहीं आई यार, लेकिन ठीक से माइक्रोफोन जरा एडजस्ट करो, पास में रखो। हाँ, अब आई। दिव्येश, ये वाला क्वेश्चन हो गया था पिछली क्लास में, आंसर आ गया था ना इसका? हाँ, इसका जो आंसर था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे थे, ये सिस्टम था, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी n/2 इंटू U1। U1 यानी किसी भी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें हम, किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बनेगी कम, और इसको डिस्कस ऐसे किया था हमने ये, और इसका जो आंसर था वो इतना हो जाएगा, 4k² 3 + 3/√2 + 1/√3। क्लियर है ये चीज, है ना? इसको आंसर को अदरवाइज नोट कर लो और मैच करना अपने सॉल्यूशन से, ठीक है? अच्छा, इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है, द सिस्टम इज रिलीज्ड इन फ्री स्पेस, फाइंड स्पीड ऑफ एनी वन पार्टिकल व्हेन साइड बिकम्स 2a। तो सिस्टम ये है, ये सिस्टम है जिसमें मास m के और चार्ज q के 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। इन आइडेंटिकल पार्टिकल्स को इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे रखा हुआ है, अभी इनको होल्ड किया हुआ है। इसके बाद क्या किया आपने, इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ देंगे तो ये सारे चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो सारे रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या होगा, उससे दूर दूर चले जाएंगे। तो अभी इसकी जो साइड है वो कितनी है, ए के इक्वल है। इस ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड कितनी है, ए के इक्वल है। तो जब ये रिपेल करेंगे, तो जब ये साइड 2a हो जाएगी, तब हमको बताना है कि स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन क्लियर है आरुषि, दिव्येश? दिव्येश, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? ये लगता है अच्छा, बोलते रहे ना, मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहता हूँ असल में। अब मुझे ये बताओ कि अगर इस सिस्टम को हमने रिलीज कर दिया, तो जरूरी है कि इसका जो शेप है वो हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही रहेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल तो कहीं भी मूव करने के लिए फ्री है, रैंडमली कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है, ध्यान रखना, ग्रेविटी वगैरह नहीं है यहाँ। यहाँ पर कहीं पर भी ग्रेविटी नहीं है, तो ये हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल ही क्यों बनाते रहेंगे ऑल द टाइम? मतलब जैसे अगर इन्होंने, हमने फ्री छोड़ दिया, तो फ्री छोड़ने के बाद इनकी जो साइड है वो ट्राइंगल के शेप में ही रहेंगे ये, और उनकी साइड की लेंथ 2a हो जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, उसका रीजन बता सकते हो कुछ, कि हमेशा ये ट्राइंगल पर ही क्यों रहेंगे? जब ये दूर दूर जाएंगे ना, तब भी हमेशा दीज चार्ज पार्टिकल विल बी फॉर्मिंग ए, मेरा क्वेश्चन नहीं समझी, रिपल्शन हो रहा है बेटा, तो वो दूर दूर तो जाएंगे, लेकिन वो हमेशा ट्राइंगल ही क्यों के शेप में क्यों रहेंगे, किसी भी रैंडम शेप में हो जाए, उसका रीजन, तो उसका जो रीजन है ना, उसका रीजन आता है 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे। इस पूरे सिस्टम पर अगर हमने तीनों चार्जेस को मिला के एक सिंगल सिस्टम ले लिया, तो इस सिंगल सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, कितना?
ज़ीरो है। अगर इस पूरे सिस्टम को हम एक सिंगल सिस्टम, तीनों चार्ज पार्टिकल को मिला के एक सिंगल सिस्टम ले लें, तो जो आपस में रिपल्सिव फोर्स लगे, वो रिपल्सिव फोर्स तो कौन से फोर्स बन जाएंगे? इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे, राइट? तो एक्सटर्नल फोर्स तो ज़ीरो है सिस्टम पर। और अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है तो फिर उसमें क्या चीज़ चेंज नहीं होती है? सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा इसका, ठीक है? नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट एंड चार्ज पार्टिकल्स विल ऑलवेज मेंटेन शेप ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। आर यू गेटिंग इट? रीजन समझ में आ गया क्यों है ऐसा? अगर किससे, अगर इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इसी रेशियो में नहीं रहा तो सेंटर ऑफ मास कहीं और चला जाएगा इसका। और सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो सकती इस सिस्टम की। क्यों नहीं हो सकती? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज करने के लिए जरूरी होता है कि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लगे, और एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर नहीं लग रहा है, इसलिए इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर रहेगा? जहां पर पहले था। तो अगर रैंडमली कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाए तो उससे तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा सिस्टम का। नहीं समझ आया? नहीं आया अभी भी पूरा? इसका मतलब है तुम्हारी जो 11th है ना वो पूरी गायब है। हाँ, यही तो समझने की बात है कि सेंटर ऑफ मास अगर चेंज हो गया तो उससे, वही बेसिक लॉजिक तो यही है कि ये जो ट्राइंगल है हमेशा ट्राइंगल ही क्यों बना रहेगा? अदरवाइज किसी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की जो डिस्टेंस है, जैसे एक पार्टिकल है मास m1 का, दूसरा पार्टिकल है मास m2 का, और इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो मान लो यहाँ कहीं है। अगर ये अपने म्यूचुअल फोर्स की वजह से मूव करते हैं तो जितना ये मूव करेगा यहाँ x1, तो इसको भी यहाँ पर उतना ही मूव करना पड़ेगा। मतलब x1 x2 सेम नहीं हो गए, ये मूव करता है x2 और ये मूव किया x1, तो हमेशा इस तरह से मूव करना होगा कि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी लोकेशन क्या रहे? यहीं रहे, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो। इसी तरह से यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? सेंट्रॉइड पे होगा। तो हमेशा इस जगह पर होना चाहिए। अगर ये साइड ए है तो इसके बाद कितना हो जाएगा ये? अगर 2a होगा तो इसको सेम रेशियो में यहाँ पर 2a, यहाँ पे 2a होना चाहिए, जिससे कि सेंट्रॉइड यहीं पर रहे। सेंट्रॉइड चेंज नहीं होना चाहिए। सेंट्रॉइड क्यों चेंज नहीं होना चाहिए? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसलिए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम इसको, क्वेश्चन को। तो इनिशियली जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन क्या थी? ये एम 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 और ये क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, और ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए था। ठीक है, तीनों ए थे। अब जब डिस्टेंस बदल के 2a हो गई है तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे इसमें? इसमें हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम की? लिखो जरा, इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? लिखो। पेयर बनाएंगे हम, कुल कितनी टर्म्स आएंगी इसमें? कितने पेयर बनेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी के? 3। क्या क्या होंगे? के क्यू स्क्वायर बाई ए और 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए होगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी?
जीरो के बच्चों कान पकड़ खींच देंगे तुम लोगों के। के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना होगा 2a, इसका इसको भी 3, जीरो क्यों बोला तुमने ये बताओ। हाँ तुमने और कोई गड़बड़ सी बात की अभी, क्या रेफरेंस पॉइंट नीचे आ गया मतलब? अगर वो रेफरेंस पॉइंट है तो फिर इनिशियल भी उसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से होनी चाहिए थी। इस पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट क्या है जो हम फॉर्मूला लिखते हैं? के क्यू वन क्यू टू बाई आर का रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? कौन सा होता है रेफरेंस पॉइंट, बोलो। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहां पर जीरो है? जब आर, तो आर इंफिनिटी हो तो रेफरेंस पॉइंट तो इंफिनिटी पे है, अपने मन से थोड़ी चेंज करते रहते हैं हम। जो फॉर्मूला हमने लिखा है के क्यू वन क्यू टू बाई आर, इसमें रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी का कहां पर है? इंफिनिटी पर है। ठीक है, तो ऐसे रैंडमली नहीं कर देते हैं कुछ भी। तो के क्यू स्क्वायर बाई 2a इंटू 3। अब इसमें क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 3। बाई सिमेट्री हर एक की स्पीड कैसी होगी? सेम होगी। ये यहां पर लिखना टर्म, इस चीज को तुम यहां पर लिखोगे कि ड्यू टू सिमेट्री of the situation, symmetry of the situation, speed of each particle will be same। सिमेट्री क्या है? एक तो डिस्टेंस सभी की सेम है, दूसरा सभी का मास सेम है। ठीक है, सभी का मास कैसा है? सेम है पार्टिकल का, ये सिमेट्री। और हमेशा ये सेम रेशियो में इनकी डिस्टेंसेस होती हैं, इसलिए यहां पर स्पीड सभी की सेम आएगी। अब निकाल दो आंसर कितना आ रहा है। कैलकुलेशन करके बताओ कितना आता है। तो ये हमने रिलेशन लिखा और सॉल्व करने पर चेक करो आंसर इतना ही है, के अंडर रूट के क्यू स्क्वायर बाई एम ए। ठीक है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चंस की लर्निंग क्या है, सीखा क्या हमने इस क्वेश्चन से? एक तो ये कि ग्रेविटी वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से किया। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब करा सकते हैं? जबकि फ्रिक्शन हो, विस्कस फोर्स हो, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, या ऐसे फोर्स जो कि हीट प्रोड्यूस करके सिस्टम की एनर्जी को डिसिपेट कर देते हैं, वो फोर्स ना लग रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं? इसकी जो है मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा, जो सिस्टम है उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने की वजह से ये हमेशा एक ट्राइंगल ही बना के रखेगा। फ्री छोड़ देंगे तो ये दूर दूर जाएंगे और हमेशा ट्राइंगल ही बना के रखेगा। ठीक है, अच्छा, ये पार्टिकल अगर हम और फ्री रहने दें तो अल्टीमेटली कहां तक पहुंच जाएंगे? ये इन्फिनिटी तक सेपरेट हो जाएंगे। तो जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाएंगे, इतना दूर दूर चले जाएंगे, अगर हमें तब स्पीड निकालनी हो, तब स्पीड कैसे निकालेंगे? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर स्पीड क्या होगी? स्पीड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो हमने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी थी? 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए, और काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। इन्फिनिटी पर केवल काइनेटिक एनर्जी होगी इंटू 3, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर तो उनके बीच का सेपरेशन कैसा हो गया? इनफाइनाइट हो गया, आर इन्फिनिटी हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। और तब ये वी कितना जाएगा?
2kq² बाई ma अंडर रूट कितना, यही होगा। 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, बोलो इतना ही होगा ना। हाँ, तो इसको इस तरह से हमें सॉल्व करना था। अब एक स्क्रीनशॉट लो तुम जरा, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, अभी नहीं करना, बहुत हायर लेवल का क्वेश्चन है। सोचो, जैसे हेक्सागन होता है, ऑक्टागन होता है, हाँ इसमें 1977 साइड्स हैं। तो इसको करेंगे हम बाद में। ले लिया स्क्रीनशॉट। और अब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आते हैं अब हम, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया। अब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ना अलग अलग तरह से डेफिनेशन दी जाती है। जैसे एक डेफिनेशन तो मैं ये लिखूंगा, ये क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल की डेफिनेशन देनी है। तो हम ऐसे देते हैं कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, negative of work done by electric field in bringing unit positive charge from infinity to a point is equal to पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन 100% एक्यूरेट है, मगर तुम स्कूल में ये मत लिखना, स्कूल वालों को ये नहीं समझ में आएगी, लेकिन ये एक्यूरेट है। जेई में, आईआईटी के लिए यही काम किया। स्कूल में तुम्हें एक्सटर्नल एजेंट से लिखवाया होगा, है ना। वो डेफिनेशन ये होती है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, work done by external agent in bringing unit positive charge from infinity to a point in the electric field is equal to electric potential at that point। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो स्कूल में ये डेफिनेशन लिखवाई होगी तुमको, एक्सटर्नल एजेंट वाली ना। क्या, हाँ तो नहीं कर रही है ना इन्फिनिटी पर एक्ट, लेकिन इन्फिनिटी से जब तुम आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तब तो लगेगी। हाँ तो उससे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए तो इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं उसको, जिससे कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। ठीक है, हम उसको इन्फिनिटी से इसलिए लेके आए हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। क्यों आरुषि, तुम बताओ ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्फिनिटी पर ही तो पोटेंशियल जीरो है।
तो हम उसको जीरो पोटेंशियल से लेके आ रहे हैं। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना लिया गया है? जीरो। तो इसलिए इन्फिनिटी से लेके आते हैं। इन्फिनिटी का मतलब एक डिस्टेंस इन्फिनिटी से नहीं होता है। इन्फिनिटी का मतलब प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो वर्क भी जीरो होगा, तो वहां पोटेंशियल कितना होगा? जीरो होगा। तो इस डेफिनेशन में पोटेंशियल का रेफरेंस लेवल क्या लिया है? इन्फिनिटी। रेफरेंस लेवल इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो लिया गया है, ठीक है। एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज कंसीडर्ड जीरो, रेफरेंस लेवल इन्फिनिटी है इस डेफिनेशन में। जरूरी नहीं है कि हर जगह रेफरेंस लेवल इन्फिनिटी पर ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे स्कूल के क्वेश्चन के लिए उसको इन्फिनिटी पर ही रखना, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा क्वेश्चन में कि किसी और जगह भी लिया जा सकता है रेफरेंस लेवल। हाँ क्या? हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वर्क निकाल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा? एक्सटर्नल एजेंट को तो कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। हम्म, बोलो। नहीं समझे अभी भी तुम। एक्चुअली क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन ना 11th क्लास में जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तब भी डिस्कस होती है कि जब भी हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को लेके आते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसको हम कांस्टेंट स्पीड से लेके आएंगे, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होना चाहिए। या अदर लैंग्वेज में ये कहते हैं कि पार्टिकल इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी स्लोली। स्लोली लेके आ रहे हैं मतलब स्पीड कैसी है उसकी? कांस्टेंट है, चेंज नहीं होना चाहिए। और अगर किसी पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो है उसका। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है नेट फोर्स कितना है? जीरो है। और नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स एक्सटर्नल एजेंट लगाए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाए। तो दोनों फोर्स कैसे होंगे? इक्वल और अपोजिट। तो टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट स्पीड we use the concept that external force is exerting same force but in opposite direction on the charge particle. same force मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है उतना ही फोर्स कौन लगा रहा है? एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है। तो अब दोनों जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो दोनों का वर्क भी कैसा होगा? एक का पॉजिटिव होगा तो दूसरे का नेगेटिव होगा। तो अगर ये क्यू चार्ज यहां पर है और मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है और यहां से हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इसकी वजह से फोर्स कहां लगेगा? इस वाले क्यू चार्ज की वजह से राइट साइड में लगेगा। ये फोर्स किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। क्यू ई मान लेते हैं इसको हम। क्यू का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज और ई यानी कि इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अपने आप तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो कोई धक्का दे के लेके आएगा इसको। अगर ये धक्का दे के लेके आएगा एक्सटर्नल एजेंट, तो कांस्टेंट स्पीड रखने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? क्यू ई के बराबर। अब एक्सटर्नल एजेंट ने जो फोर्स लगाया है वो किस डायरेक्शन में लगाया? लेफ्ट साइड, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? चार्ज पार्टिकल का लेफ्ट। तो वर्क पॉजिटिव है इसका या नेगेटिव है? पॉजिटिव। हाँ आरुषि तुम्हें याद होना चाहिए पिछली क्लास में वही कॉस थीटा कैसा होगा? यहाँ जीरो होगा, वो वन होगा। थीटा जीरो है क्योंकि फोर्स भी लेफ्ट में, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट में। बट एट द सेम टाइम जो क्यू ई फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कहाँ लग रहा है? राइट साइड में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेफ्ट साइड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कैसा है?
यहाँ नेगेटिव है, लेकिन उसे फिर नेगेटिव करेंगे हम तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब क्लियर हुई डेफिनेशन? अच्छा अभी और समझो जरा। मान लो ये चार्ज नेगेटिव होता, ये प्लस क्यू चार्ज नेगेटिव होता और हम लेके आते यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, तब ये वाला जो चार्ज है माइनस क्यू, इसकी वजह से फोर्स कहाँ लगता, लेफ्ट या राइट? ये फोर्स ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है या रिपल्सिव? तो अट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट में अट्रैक्ट करेगा कि राइट में? हाँ ये तो फिक्स है, इसको लेके आ रहा है ना। तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड में। तो इस पर फोर्स हो जाएगा 1 इंटू ई। 1 मतलब इसका मैग्नीट्यूड और ई यानी क्यू ई लिखते हैं तो क्यू को मैंने 1 लिख लिया यहाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किस डायरेक्शन में है? तो अब तो हमें एक्सटर्नल फोर्स को जरूरत नहीं फोर्स लगाने की, अपने आप ही आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन अगर ये अपने आप आएगा तो ये कांस्टेंट स्पीड तो नहीं आएगा, फिर ये एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा इसका। सो टू मेक इट्स मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, एक्सटर्नल एजेंट हैज टू अप्लाई फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स राइट। अब ये वाला जो चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा लेफ्ट साइड में, तो एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यस, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क नेगेटिव होगा। और यहां तक लाया मान लो एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट अगर उसको लेके आया है पॉइंट ए तक, जो वर्क किया वो नेगेटिव है यहाँ, है ना? यही पोटेंशियल के बराबर है, इसलिए तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव आता है यहाँ। ये तो पढ़ लिया होगा स्कूल में कि माइनस के क्यू बाई आर आएगा इसका पोटेंशियल। ठीक है, नहीं अभी रुक जाओ, पूरी बात सुनो पहले। तो इसका वर्क कैसा है, एक्सटर्नल फोर्स का नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कैसा है एट द सेम टाइम, पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया पॉजिटिव है, लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये बताओ कि वर्क का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा हुआ था 11th क्लास में, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स या एफ डॉट डी आर पढ़ते थे, हम भी लिख देते हैं एफ डॉट डी आर यहां पर, यही था ना फॉर्मूला। अब हमारे लिए ये फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, और Q मतलब 1 है, वेरी गुड। तो 1 इंटू ई डॉट डी आर, तो ये किसका वर्क हो जाएगा, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये एक्सटर्नल एजेंट का नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क है। ये हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया उसको क्या करें हम, नेगेटिव। तो माइनस ई डॉट डी आर, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होता है इंटीग्रेशन डीवी, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। इसी डेफिनेशन का ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जो हमने डेफिनेशन लिखी थी ना पोटेंशियल की, ये है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको नेगेटिव किया तो क्या आ गया, ये पोटेंशियल आ गया। कहां से कहां तक लेके आना है इसको, अगर हम इन्फिनिटी लिखें यहां, तो अगर मैं लोअर लिमिट इन्फिनिटी लिखता हूं यानी आर की वैल्यू इन्फिनिटी, तो यहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। और अपर लिमिट आर लिखूंगा तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v। ठीक है, ये समझ में आई बात, क्या लिखा किया मैंने, इन्फिनिटी से लेके आते हैं ना, तो यहां पर आर को इन्फिनिटी लिखेंगे तो यहां लिमिट कितनी आएगी, 0 आएगी। लेकिन जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ये लिखते हैं हम इसमें, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इसमें हम लिमिट लगा के नहीं रखते हैं, बस ऐसे लिखा रहने देते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमने रेफरेंस लेवल इन्फिनिटी पर ही 0 लें। हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमसे कहा जाए कि पोटेंशियल 0 किसी ओरिजिन पे मान लो, 0,0,0 पर ले लो, तो उस केस में हम यहाँ पर, या कोई कहे कि 1,2 पे पोटेंशियल का रेफरेंस लेवल लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आर की वैल्यू 1,2 और यहाँ पोटेंशियल कितना लिखेंगे, 0। बात समझ में आ रही है? हाँ, अब पूछो क्या पूछ रहे थे दिव्येश।
क्या जो तुम्हारी आवाज ना उतनी क्लैरिटी नहीं है, माइक्रोफोन पास रख के बोलो। हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, उसकी वजह से वर्क डन, वर्क डन फिर जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट स्पीड से लेके आते हैं जिससे कि टोटल वर्क डन जीरो रहे। तो अब ये डेफिनेशन में क्लैरिटी आ गई सारी, कोई पॉइंट हो तो पूछो। तो ये डेफिनेशन नोट कर लेना, बाकी मैं तुम्हें स्क्रीन पर भी दिखाता हूं ये। हो गया। पोटेंशियल डी टू ए पॉइंट चार्ज, इसका जो फॉर्मूला है के क्यू बाई आर, इसका हम डेरिवेशन कर लेते हैं जरा। ठीक है, डेरिवेशन कर देते हैं कि ये कैसे आया है। स्कूल में तो करा दिया होगा तुमको इसका डेरिवेशन। हाँ, एक चार्ज को उन्होंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया होगा। अच्छा, लेकिन मेथड क्या यूज किया था, इन्फिनिटी से लेके आए थे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, या तो मैं बता रहा हूं उन्होंने दो गलती करके सही निकाला है। ये 99% टीचर गलत करते हैं इसको, और उसमें वो दो गलतियां करते हैं जिससे सही आ जाता है, अगर वो एक गलती करें तो गलत आएगा आंसर। दिव्येश, तुम्हारे स्कूल में कैसे किया था? याद क्यों नहीं यार, तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो दिव्येश, लगता है, हैं? डेरिवेशन, तो देखो ये है क्यू चार्ज, और हमको पोटेंशियल निकालना है यहां पर पॉइंट ए पर, और ये कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो पहले तो जब तुम स्कूल में डेरिवेशन करोगे ना, ये बोर्ड में आता है एग्जाम में काफी, तो उसमें लिख लेना कि यहां से स्टार्ट कैसे किया करोगे। सपोज वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, वी bring unit positive charge from infinity to point A। ठीक है, ये करेंगे हम, इन्फिनिटी से लेके आएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं कि सपोज यूनिट पॉजिटिव चार्ज is situated at a distance x at some arbitrary instant of time। मतलब समझे, हम जब इसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे
तो इन्फिनिटी से पॉइंट ए लाने की प्रोसेस में ये किसी इंस्टेंट पर कितनी दूर है, एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है, यहां पर है कहीं, ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, समझ गए। अब इसमें क्या है ना, वर्क निकालना है हमको, वर्क निकालने में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। रीजन क्या है, इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क निकालना है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है, समझिए बात, वेरिएबल होता है ना। तो फिर हम लिखेंगे यहां पर, ये सारी स्टेप लिखना स्कूल में, तब फुल मार्क्स मिल जाएंगे तुमको, कि एट दिस पॉइंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, force on the unit positive charge is F equal to k q into 1 upon x square, ठीक है, k q1 q2 अपॉन r x स्क्वायर होता है ना, तो ये k q इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसमें डिस्प्लेसमेंट करेंगे छोटा सा, तो इसको हमने डिस्प्लेस कितना किया, यहां तक लेके आना है, तो ये x डिस्टेंस है, और फिर हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो जो ये डिस्टेंस बची, डिस्प्लेसमेंट कितना किया ये हमने, x dx, तो ये डिस्टेंस कितनी बची अब, x प्लस dx या x माइनस dx, ये x प्लस dx बचेगी। कैलकुलस में कभी भी x के बाद जो नेक्स्ट होता है ना, x प्लस dx ही आता है, माइनस कभी नहीं लिखा जाता। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ये डिस्टेंस x प्लस dx है, लेकिन इसमें dx नेगेटिव क्वांटिटी है। तुमने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे कैलकुलस में, तो x के बाद x प्लस dx ही होगा, y के बाद y प्लस dy ही होगा, z के बाद z प्लस dz ही होगा, राइट। तो एक तो ये गलती करते हैं वहां पे स्कूल में जो डेरिवेशन करवाने में, एक तो ये होगा। तो अब मैं लिख रहा हूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा, F डॉट dx, ऐसे लिखते हैं ना वर्क का फॉर्मूला, F डॉट dx, डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो अब ये होगा dw इक्वल टू मॉडुलस ऑफ F मॉडुलस ऑफ dx इनटू कॉस, एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, दिव्येश तुम बताओ। अब दिव्येश कंफ्यूज हो गया, दिव्येश को कंफ्यूज कर दिया, वो कुछ और बोलने वाला था, तुमने दोनों आंसर बोल दिए, क्यों दिव्येश। अब फाइनली तुम क्या बोलने वाले हो ये बताओ, क्यों ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये फोर्स किसका है, ये फोर्स लगाया है चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कैपिटल क्यू ने, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। तो ये कहां लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स है ना, राइट साइड में लग रहा है। अब मॉड के बाहर निकालना है इनको, तो अब इसको यहीं पर मिस्टेक करते हैं मैक्सिमम टीचर, फोर्स को लिखेंगे हम मॉडुलस ऑफ एफ, इसको लिखेंगे माइनस dx, और एक -1 यहां पर, तो अब f की वैल्यू है k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं क्या किया है हमने, मॉड के बाहर कोई भी चीज नेगेटिव चीज होगी तो मॉड के बाहर विथ नेगेटिव साइन आती है। जैसे मॉडुलस ऑफ 2 कितना होता है, 2 होता है, मॉडुलस ऑफ -2 कितना होता है, -2 होता है। अगर -2 नेगेटिव है तो उसके आगे एक और नेगेटिव साइन लगा के निकालते हैं ना बाहर, टू मेक इट पॉजिटिव। तो सिंस dx इज नेगेटिव, तो जब इसका मॉड लेंगे तो उसको -dx लिखेंगे। -dx पॉजिटिव है कि नेगेटिव है,
तो माइनस डी एक्स इज पॉजिटिव, तो ये -1। अब देखो तुम स्कूल में क्या करके आना, डेरिवेशन जब तुमको बोर्ड में करना, वन को इतना डेप्थ में समझ में आता नहीं है, तुम तो ये वाली स्टेप लिखना या ये वाली, इसके बाद सीधे इधर आ जाना, बीच की ये दो गड़बड़ कर देना। स्कूल के भी डेरिवेशन में देख लेना, तुम्हारे जो कराया गया होगा ना, उसमें ये वाली दो स्टेप गायब कर दी होंगी, यहां से क्या हुआ पता नहीं, इसके बाद सीधे यहाँ आ गए होंगे। तो अब हम इसमें टोटल वर्क निकालेंगे, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू के क्यू इंटीग्रेशन 1/x² इंटू डी एक्स। अब इसमें x की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक होगी, अब मैं रखता हूं x इक्वल टू कितना, इन्फिनिटी, ठीक है, और इन्फिनिटी से कहां तक लेके आना है, यहां तक लेके आना है। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी रख देंगे, कई कई लोगों को लगता है कि हमको d-r लिखना चाहिए, ऐसा तुम्हें भी तो नहीं लग रहा है। देखो यहां समझो, है ना, अच्छे समझो, लिमिट किसके लिए रखते हैं, वेरिएबल के लिए। इसमें वेरिएबल कौन है, x है। वेरिएबल का मेजरमेंट हम कहां से कर रहे हैं, यहां से। ये हमने बाय डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम माना हुआ है इसको, ये ओरिजिन है, यहां से x डिस्टेंस ली ना हमने। तो जैसे ही हमने डिस्टेंस को मेजर करना यहां से स्टार्ट किया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ओरिजिन सेलेक्ट हो गया, तो ये ओरिजिन है। तो इनिशियली अब चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी पर है, तो x को कितना रखा हमने, बोलते जाओ। इनिशियली चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी पर था, तो x की वैल्यू कितनी रखी हमने, इंफिनिटी रखी। और फाइनली जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पर आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, x का मेजरमेंट हम यहां से कर रहे हैं, कितनी होगी, r ही होगी वो। तो d-r या इंफिनिटी -r नहीं होगा, वो r ही होगा, r। तो इससे वर्क डन कितना आ गया, w इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करके बताओ मुझे। तो ये आएगा -kq/r। अब हमने, ये तो वर्क डन आया, अभी पोटेंशियल नहीं आया। डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं हम, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पर v इज इक्वल टू -w इक्वल टू kq/r। तो ये डेरिवेशन है, इसमें कोई डाउट, कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें डाउट हो तो बताओ। स्कूल वाले, तुमने स्कूल अटेंड नहीं किया, तुम्हें कैसे पता चलेगा, तो आरुषि बता सकती है। ये, हाँ, ये दो नेगेटिव साइन आते हैं, वो दोनों ही नहीं लगाते हैं यहाँ, ये दोनों ही नहीं लगाते हैं वो, और तो ये प्लस कर देते हैं। तो तुम भी यहां से सीधे इधर लिखना, नहीं तो वो कहेंगे ये पागल हो गया, ये क्या कर रहा है, ये माइनस माइनस करके, है ना। दूसरा वो गड़बड़ ये भी करते हैं कि यहां से जो माइनस साइन आया है ना, वो इसको भी गायब कर देते हैं कहीं से, ठीक है। तो वो डायरेक्टली वर्क किसका निकाल रहे होते हैं, एक्सटर्नल एजेंट का, कह देते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है डायरेक्ट पोटेंशियल के इक्वल, ठीक है। वो सीधे पोटेंशियल निकलेगा, लेकिन अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, वर्क, वर्क को नेगेटिव किया तो पोटेंशियल आया। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है पोटेंशियल की वो ये है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब तुम अपने दिवेश नोट्स मैच करना अपने स्कूल वालों के, और लेकिन एग्जाम में तुम वही करके आना, वो स्टेप जो मैंने लिखवाई है तुम गायब कर देना यहां से, तुम अपना स्कूल के हिसाब से करके आना, क्योंकि टीचर से बहस नहीं करना, क्योंकि प्रैक्टिकल मार्क्स उनके ही हाथ में, ठीक है।
हाँ कल भी है, कल ऑफलाइन होगी। हो गया दिव्येश? क्या क्या ब्लैक बोर्ड? अरे ये मैं अपने घर से कर रहा हूँ, ये वहां पे थोड़ी कर रहा हूँ क्लास। हालांकि इसके पीछे वाइट बोर्ड है, लेकिन ये वाला जो ब्लैक बोर्ड है ना, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए मैं इसी पर ही करता हूँ। ब्लैक बोर्ड पे थोड़ी फील ज़्यादा आती है टीचिंग वाली। अब पोटेंशियल के बारे में कुछ कुछ लिखो। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है V इक्वल टू, वो क्या है, W अपॉन Q है। अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ना लेके आते, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं तो वर्क किसके बराबर हो जाता है, पोटेंशियल के। अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके ना आए, हम Q चार्ज ले आए, तो वर्क को उस Q चार्ज से डिवाइड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। पूरी बात बोलो। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन है उसको नेगेटिव करते हैं तो पोटेंशियल आता है, तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, उसमें हम ये क्यू चार्ज को लेके आते थे पोटेंशियल एनर्जी में, इसमें हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं, बस ये डिफरेंस है। हाँ, तो W अपॉन क्यू याद रखना, ये क्या है, वर्क डन है, और ये क्या है, चार्ज है। हमें ना तो इस चार्ज का साइन पता है अभी, ना वर्क का साइन पता है, वो तो बाद में होगा। ये सारा हम किस में लिख रहे हैं अभी, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं केवल, V इक्वल टू W अपॉन क्यू। ठीक है, अब वर्क की यूनिट बोलो क्या होती है, वर्क की SI यूनिट क्या है। अरे यार तुम क्यों चुप हो जाते हो एकदम छोटी छोटी चीजों में, जूल। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, और इसकी यूनिट होती है पोटेंशियल की, वोल्ट। तो इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो यहां से 1 वोल्ट की डेफिनेशन आती है कि अगर हमको किसी 1 कूलम चार्ज को लाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है, 1 वोल्ट। समझ में आई बात। अगर वर्क डन कितना हो, 1 कूलम हो, सॉरी 1 कूलम चार्ज को लाने में वर्क डन 1 जूल हो, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। -1 जूल वर्क हो तो -1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसकी हमने डेफिनेशन लिखी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला V इक्वल टू W अपॉन क्यू से बनाओ जरा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज हो गया ये। तो मास का कितना होता है m, एक्सेलरेशन कितना होता है LT-2, डिस्प्लेसमेंट L,
और चार्ज को AT लिखते हैं। एम्पियर इसकी बेसिक यूनिट है, तो एम्पियर और टाइम में रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज फंडामेंटल यूनिट में नहीं आता है, तो इसका बनेगा m l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। कई जगह एम्पियर को I से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, वैसे मैक्सिमम जगह तो एम्पियर को A से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली पोटेंशियल क्या चीज है? पोटेंशियल बेसिकली वर्क निकालने का इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, पोटेंशियल कैलकुलेशन इज indirect method of calculating work done by electric field, work done by electric field। ठीक है, इसको याद रखना। पोटेंशियल में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पोटेंशियल में भी, अच्छा ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों चीजें पॉसिबल हैं पोटेंशियल की। क्योंकि जब वर्क अगर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल बेसिकली क्या है? वर्क ही है। लिख लिया इतना? अब देखो, लिखने के अलावा ना दिमाग में चीजें सेट होना चाहिए, टिप्स पे जो कि चीजें आए। जैसे कि मैंने कहीं पर लिखा कि इफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 10 वोल्ट, व्हाट डज इट मीन? अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हाँ, यानी कि 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया होगा? -10। तो इसका मतलब यह है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड -10 जूल है, एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज +10 जूल। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब दूसरे, दिव्येश तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, समझे कि नहीं है? अच्छा, अब दूसरी चीज यहां पर, मान लो पॉइंट ए का पोटेंशियल मैं लिखता हूं 10 वोल्ट, VA लिख देता हूं, ये 10 वोल्ट है। पॉइंट बी का पोटेंशियल VB, ये है 15 वोल्ट। इसका क्या मतलब है? जैसा पहले था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया है चार्ज को लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में, यहां तक वो -10 जूल होगा, यहां तक लाने में -15 जूल होगा। ठीक है, अच्छा, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ना लाके हम क्यू चार्ज को ले आए, यहां पर क्यू चार्ज को यहां ले आए, तो कितना वर्क करना पड़ेगा?
10 क्यू के बराबर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी 1 कूलाम को लाने में वर्क किया 10 वोल्ट, 2 कूलाम को 23 को 34 को 40, तो क्यू चार्ज को लाने में 10 इंटू क्यू के बराबर। ठीक है। ऐसे ही ए पॉइंट, अगर मैं किसी चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले आता हूं तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने, पहले एक्सटर्नल एजेंट का ही वर्क बता दो, उसने कितना वर्क किया होगा? 5 जूल के बराबर। इन्फिनिटी से अगर हम लाते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो एक्सटर्नल एजेंट यहां तक लाने में तो वर्क कर रहा है 15 जूल, यहां तक लाने में वर्क कर रहा है 10 जूल, तो बीच में गैप कितने का है? 5 जूल का है। तो यहां से यहां तक लाने में वर्क कितना किया गया होगा? यानी कि वर्क अगर आप इन्फिनिटी से नहीं ला रहे हो, 2 पॉइंट के बीच में लेके आ रहे हो, तो तुम्हें वर्क निकालने के लिए क्या निकालना चाहिए? W इक्वल टू क्यू डेल्टा वी कर देना चाहिए, जिसमें डेल्टा वी क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो याद रखना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब बोलो क्या होगा बच्चों? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और ये किसका वर्क डन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। माइनस क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? वो होता है W इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, यानी W इक्वल टू क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब क्वेश्चन पूछने वाले का दिमाग क्या काम कर रहा है उसके बेसिस पे तुम अपना आंसर लिखना कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क पूछ रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट का। ये हमें क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आता है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है और एक चार्ज को ले जाएं तो वर्क डन कितना होगा? 0। इफ 2 points have same potential, नहीं अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है वो, तो अभी वो होगा भी नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा तभी होगा। तो इफ 2 points have same potential then work done in moving a charge between 2 points by electric field लिखना इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं ये बात? अब मैंने स्पेसिफिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों मेंशन किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन 0 होगा, लेकिन अगर बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शन है, बाकी है, तो उनका तो वर्क हो सकता है सब। तो अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन किसका 0 है? इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 है। समझ गए ये बात? चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक चार्ज मैं ले लेता हूं यहां पर +10 कूलम, एक ले लिया मैंने चार्ज यहां पर 5 कूलम का। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है 10 मीटर। एक चार्ज पार्टिकल 2 कूलम, ये क्यू चार्ज है, इस क्यू की वैल्यू है 2 कूलम। इस चार्ज पार्टिकल को इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट से लेके हम ले जाते हैं 8 मीटर डिस्टेंस। लो ये 8 मीटर है और ये है 3 मीटर। ये पॉइंट था ए, ये है बी। तो निकालना ये फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग
चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। समझ गए बात को? क्या पूछा है मैंने? इस Q की वैल्यू कितनी है? 2 कूलम है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर है। ये इसका मिड पॉइंट था, यहां से कितना दूर ले गए इसको? 3 मीटर। तो हमको बताना है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया है। कैसे सॉल्व करोगे इसको? हम लिखेंगे माइनस क्यू चार्ज इंटू वी फाइनल, यानी वी बी माइनस वी ए। तो वर्क डन कितना आएगा? माइनस क्यू की वैल्यू बोलो कितना? 2। वी बी कितना? बी। यहां पर एक तो इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा K इंटू 10 अपॉन डिस्टेंस कितनी है? तो ये डिस्टेंस आएगी 5। दिव्येश आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल बताओ कितना है यहां? 5/5 माइनस इनिशियल पोटेंशियल बोलो कितना है? K इंटू 10 अपॉन कितना? 4 आएगा यहां पर, और माइनस K इंटू 5/4 इतना आया। अब इसको कैलकुलेट करो और बताओ कितना आ रहा है। K की टर्म्स में लिख देना आंसर। कितना आया? 1.5K। हाँ, मुझे ठीक लग रहा है आंसर तुम्हारा। और दिवेश तुम बताओ कितना? 1.5K ही आया तुम्हारा अभी। अच्छा, ये वर्क पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, अब ये बताओ पोटेंशियल ए पर ज्यादा है कि बी पर ज्यादा है? किस पॉइंट, कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है? ए पर ज्यादा है। ठीक है, तो हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर गए हैं। वी ए ग्रेटर देन वी बी। तो अगर हम लोअर पोटेंशियल से, सॉरी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जाते हैं, तो ये याद रखना है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? पॉजिटिव। इसको नोट कर लिख लो। वो एक्सटर्नल एलिमेंट का वर्क लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस क्यू डेल्टा वी है व्हेन वी मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब बेटा ना, मैं ये कहता हूं ना कि तुमको कुछ भी पढ़ाया हो, लेकिन अब तुम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लगा के चीजों को समझना सीखो। तुम्हें खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए कि कौन सी वाली चीज एक्यूरेट है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू डेल्टा वी क्यों होगा? हमने पूरा साइन सहित देख लिया ना। देखो, तुम अगर कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे कर लेना। मान लो यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट कौन सा है, ए या बी? ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। के क्यू बाई आर फॉर्मूला होता है, ये पास में है, आर कम है इसके लिए, तो पोटेंशियल ज्यादा है। अब अगर तुम यहां से क्यू चार्ज को लेके आओ, प्लस क्यू चार्ज को बी से ए,
तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नहीं, लो से नहीं, अभी तुम ऐसे याद मत रखो, और बेसिक से याद रखो। इस चार्ज पर, इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स की डायरेक्शन किधर है? राइट साइड है। रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इस पर, राइट साइड है। जब लेफ्ट में लेके आओगे तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो वर्क डन कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं Q डेल्टा V, मैंने लिखा VA माइनस VB। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ये बताओ। ये पॉजिटिव आएगा। दिवेश तुमको समझ में आ रहा है ये पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि Q पॉजिटिव है, VA इज ग्रेटर देन VB, सो दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो वर्क डन तो पॉजिटिव आ गया, बट वी नो दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स राइट में था, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में था। तो वर्क डन कैसा आना चाहिए? तो इसमें साइन होना चाहिए, यानी बेस सही करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? माइनस Q डेल्टा V है। ये वर्क डन किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और एक्सटर्नल एजेंट का लिखना होगा तो प्लस आएगा। ठीक है, दिमाग में अब खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि नहीं? है ना, ना तुम स्कूल का मानो ना मेरा मानो, तुम अपनी खुद का लॉजिक से सोचो, तो वो लॉजिक डेवलप होकर समझ में आ गया ना कि क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा। तो अब जाके स्कूल में कंसल्ट करना, पूछना क्या चीज। नहीं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं तुमको पूछना, अपना पॉइंट पूछो, क्या पूछना चाहते हो। वर्क वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो ये जो वर्क आएगा ये कंप्लीटली नेगेटिव होना चाहिए ना। इसमें VA और माइनस VB पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? क्यों आएगा पॉजिटिव? हाँ, तो अगर मैं नेगेटिव ना लगाऊं फिर तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया ना। तो फॉर्मूला क्या है इसीलिए? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस Q डेल्टा V, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक चार्ज रखा मैंने यहां पर +10 कूलम, और रेडियस ले लिए 2 मीटर की, और एक सर्कल बनाया जिसके सेंटर पर ये चार्ज है। एक पॉइंट है यहां पर A, और एक पॉइंट है यहां पर A, और एक पॉइंट है यहां पर B। और हम एक 2 कूलम चार्ज को स्मॉल q मान लेते हैं, इसको A टू B ले जाते हैं। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। A टू B कितना वर्क होगा? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है सरकमफेरेंस पर। यहाँ से हम 2 कूलम चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाते हैं, इसको मूव कराते हैं। 2 कूलम चार्ज इज बीइंग टेकन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। हम्म
एंगल 90 डिग्री है वो। बड़ी देर लगा दी तुमने, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है। कैसे कर रहे हो दिव्येश, बताओ जरा। वी ए कितना है? के क्यू, क्यू कितना लिखा? 10। और बी पर पोटेंशियल कितना है? 2√2 कैसे? मतलब किस चार्ज से डिस्टेंस लिखी है तुमने बी पॉइंट की? पोटेंशियल किसकी वजह से लिख रहे हो ए पर? और बी पर किसकी वजह से लिखा है? जोर दोबारा बोलो क्या? हाँ तो समझ के करो, ऐसे रैंडमली कुछ भी कर रहे हो। आरुषि तुमने क्या किया? कि अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, -2 क्या हो गया? एक मिनट, पोटेंशियल ए पर तुमने किसकी वजह से निकाला? कौन सा चार्ज लिखा था? अरे पोटेंशियल लिखोगी ना बेटा, तो पोटेंशियल किसकी वजह से निकाल रही हो ए पर? बी पर पोटेंशियल कितना है? अरे तो पोटेंशियल तो बी टू ए का थोड़ी निकालना है, तुम बी का निकालो और ए का निकालो, फिर उसको माइनस करेंगे। तुम लोग ना, एक्चुअली देखो, तुम अपनी आदत जो है ना 11th क्लास से जो की है वो छोड़ो, रटने की आदत डली हुई है तुम्हारी। यहां से देखो, क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो ए पर पोटेंशियल कितना है? वी ए बोलो कितना लिखूं मैं? बी पर पोटेंशियल कितना है? वी बी ए 10/2, तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा? 0। कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, सेम पोटेंशियल है दोनों पॉइंट का, वर्डन 0 आएगा इसका। ये मैं तुमको लिखवा चुका हूं, मैं इसलिए तुरंत ये क्वेश्चन नहीं दिया था। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया कि दो पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है तो चार्ज पार्टिकल को उन पर ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये इसलिए नोट कराया था कि तुम ये गलती ना करो। चलो अच्छा, अब ये बताओ कि एक रिंग है, इस पर चार्ज है, पूरे सरकमफेरेंस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, रेडियस है इसका R, सेंटर पर पोटेंशियल कितना है? सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सब भूल गए तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम पढ़ चुके हैं। 0 होगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो। पोटेंशियल कितना है यहां पर बताओ? पोटेंशियल है KQ/R। एक ही बार में लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? ये सारा चार्ज कितनी डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर है,
और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है कि यहाँ क्या पोटेंशियल और यहाँ के एलिमेंट का पोटेंशियल ने कैंसिल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट कितना लिख देंगे, KQ/R। बात समझ में आ गई है? पोटेंशियल स्केलर होता है इसलिए उसको कैलकुलेशन करना रिलेटिवली सिंपल है। अच्छा, और करते हैं आगे जरा। अब मुझे ये बताओ कि ये रिंग है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है पॉइंट A ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। रिंग की एक्सिस पर हमने एक पॉइंट A लिया है और रेडियस है इसका R। तो पॉइंट A पर पोटेंशियल कितना होगा, VA बताओ। KQ/√R² प्लस x²। ठीक है, दिव्येश समझ गए? हाँ दिव्येश, इसकी डायरेक्शन बताओ, पॉइंट ए पर किधर है पोटेंशियल की? जोर से बोलो। हाँ, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, स्केलर क्वांटिटी है। क्या चीज? हाँ लिख लो इसको, नहीं लिखा था अभी। चलो अब दूसरी चीज मुझे सॉल्व करके बताओ। चलो इस वाले क्वेश्चन को लिखना। एक रॉड है, इसकी लेंथ है L और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली Q। इस रॉड के सेंटर से नहीं निकालते हैं, अच्छा, एंड से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट है कैपिटल A। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट A। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू चार्ज ऑन दी रॉड। अब इसमें पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला नहीं लगेगा KQ/R, क्योंकि ये रॉड को हम पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते हैं। समझ गए? रॉड को पॉइंट चार्ज नहीं माना जा सकता, इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, जल्दी बोलो। इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे dx। पहले इस एलिमेंट की वजह से यहां पोटेंशियल लिखेंगे, कंसीडर एन एलिमेंट dx एट डिस्टेंस x। चार्ज ऑन द एलिमेंट कितना है, इस एलिमेंट पे चार्ज कितना कहलाएगा? ये एलिमेंट इतना छोटा है कि इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं हम। इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट A पर, लेकिन इस पॉइंट चार्ज पर चार्ज कितना है वो चार्ज तो पता होना चाहिए। कितना लेंगे चार्ज बोलो? कितना? यूनिफॉर्म है तो कितना लेंगे? पहले हम कर चुके रिंग वगैरह के फील्ड में। आरुषि तुम बताओ क्या लेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखो Q/L। यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, Q/L। तो dx लेंथ पे कितना होगा, इनटू dx। तो इसको लिखा हमने, मान लिया dq इक्वल टू Q dx/L। ठीक है, तो ये चार्ज है। अब इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट A ड्यू टू dq। कितना आएगा ये पोटेंशियल बोलो, K इंटू अपॉन x, x प्लस L। ये यहां से ये डिस्टेंस तो x ही है ना। अब हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन, K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, L कांस्टेंट, इसको बाहर रखा, dx अपॉन x।
और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बदलेगी, यहां से लेके यहां तक एलिमेंट होंगे सारे, तो x की वैल्यू कितनी होगी यहां पर a, और जब ये एलिमेंट यहां होगा तो a प्लस एल। तो सॉल्व करो कितना आता है, कितना आया, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आता है ना। हाँ आरुषि कितना होता है, कितना, तुमको याद नहीं है फॉर्मूला इसका, नहीं बेटा, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स होता है एल एन एक्स के बराबर। तो ये है के क्यू बाई एल इंटू एल एन एक्स। अब लिमिट रखेंगे इसमें ए टू ए प्लस एल, तो ये आएगा सॉल्व करने पर के क्यू बाई एल। कैलकुलस आएगी तब तुम्हें याद हो जाएंगे फॉर्मूले, लेकिन ये 11th में भी इतना तो यूज करते ही हम इनको। ये हो जाएगा ए प्लस एल अपॉन ए लिमिट रखने के बाद। तो इतना पोटेंशियल है के क्यू अपॉन एल एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। ठीक है, समझ गए। चलो इसको मिटा दूं, के क्यू बाई एल एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। आज भी फास्ट लग रहा है क्या तुमको आरुषि? अच्छा अब एक चीज और बताओ कि ये क्यू चार्ज रखा मैंने यहां पर पॉइंट ए और बी, तो पोटेंशियल किस पॉइंट पे ज्यादा है, वी ए ग्रेटर देन वी बी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए टू बी है कि बी टू ए है, दिवेश? दिवेश कहां से कहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चला? तो तुमने बस आरुषि का सुन के बोल दिया। आरुषि तुमको तुमको कैसे पता चला, कैसे, यही तो कैसे है इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, कैसे पता? हाँ यार दिव्येश कितनी बार पढ़ चुके हैं हम ये सब चीज। एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो राइट साइड में फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम
A to B। इससे एक याद रखना नोट, along the direction of electric field, along the direction of electric field potential decreases। पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अगर हम ए से बी जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए टू बी है। फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, अगर हम बी से ए जाएंगे, अगर हम बी टू ए मूव कर रहे हैं तो वी आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल बढ़ेगा। तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीजेस। सेम डायरेक्शन में चलने पर डिक्रीजेस। ये नोट याद रखना आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। लिख लिया? अब एक और क्वेश्चन लिखो जरा। अच्छा, इसको एज ए होमवर्क लिखना। अच्छा, मैंने तुमको यार कुछ होमवर्क भेजा था, वो तुमने करा कि नहीं? मतलब कर भी नहीं पाओगे करके? स्कूल में फिजिक्स में क्या करा रहे हैं अभी? अच्छा, ये रिंग है, इस पर चार्ज है Q1 इक्वल टू Q1 ही लिख लो। इस पर चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसका रेडियस मान लेते हैं 3r है, इसका रेडियस ले लेते हैं हम 4r, और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में ये है 5r। ठीक है, तो ये जो है अगर डिस्टेंस निकालोगे, डेटा सेट करें जरा, अगर हम इसका 3, तो इसको अगर हम 4r ले लें तो यार चलो ऐसा ही लो, अब नहीं आ रहा है सारा। तो ये Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है। ठीक है, इस पर Q2 चार्ज है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका सेंटर है पॉइंट C1 पर, इसका सेंटर है पॉइंट C2 पर। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C1 एंड C2, यानी तुमको VC1 माइनस VC2 कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना क्या आना, इसको नोट कर लो। अब तुम वो यार पुराना वाला होमवर्क करो तो नया वाला दें। अच्छा, तो अभी कुछ पूछना है जो हमने आज पढ़ा, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? दिव्येश? ठीक है, तो मैं इसको अब करता हूं, इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा तुमको, है ना? चलो मैं डिस्कनेक्ट करता हूं फिर। ठीक है, करो तैयारी एग्जाम की, और होमवर्क भी टाइम मिले तो थोड़ा बहुत तो कर ही लेना। ठीक है, बाय बाय।